In this video, we are going to continue with the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants of NCERT book of plus 2, 1.2.3 part, which will cover outbreeding devices. Breeding mean sexual reproduction mean reproduction with the help of sex organs in the flower that produces offsprings. Outbreeding is also called as outcrossing. So what are the various devices which can promote outbreeding process? Then about pollen viability, how much pollen will remain viable, that is its ability to germinate. Then how pollen grains they fall on the pistil and interaction lead to the formation of pollen tube and fertilization process. And if you want to incorporate certain characters between two plants, then it can be done artificially when we combine two characteristics or three characteristics of a plant. This is called as hybridization, how that can be done. So first we'll discuss outbreeding devices, that is house crossing, also called as allogamy or xenogamy, that is transfer of gametes from one plant to another, which may be genetically different, they can be genetically same. Now pollination, we have already discussed what is pollination. It is the release of pollen grains from the anther. This is anther, and from anther pollen grains they are released, right? So this process is called as pollination. Flowers in angiosperms, they can be of two types, that is bisexual and unisexual. अगर एक फ्लावर में दोनों सेक्सेस हैं, मेल एंड फीमेल, सो दिस इज़ कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल. उसके लिए एक और टर्म है विच इज़ कॉल्ड एज हर्मेफ्रोडाइट. तो हम ये फ्लावर देख सकते हैं, इसमें हमें ये फीमेल पार्ट नज़र आ रहा है, ओवरी स्टाइल एंड स्टिग्मा, और ये है स्टेमन पार्ट. हमने फ्लोरल पार्ट पहले डिटेल में डिस्कस कर लिए हुए हैं. तो दिस पार्ट इज़ द मेल पार्ट एंड दिस इज़ द फीमेल पार्ट. सो दिस फ्लावर विच हैज़ बोथ द सेक्स ऑर्गन, इसको हम बोलते हैं हर्मेफ्रोडाइट. लेकिन अगर एक फ्लावर ऐसा है जिसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग होते हैं, तो हम उनको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. तो उसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कैस्टर, मेज़ एंड पपाया. मेल पपाया, फीमेल पपाया. और जो मेज़ प्लांट होता है उसमें अगर हम ये मेज़ प्लांट देखें तो एक ही प्लांट के ऊपर ये है मेल इन्फ्लोरेसेंस and this is the female inflorescence. So male and female flowers, they are present on the same plant but they are present at different position. यहाँ नीचे female flower होता है, ऊपर male flower होता है. और ये हमारे पास है मेल पपाया, ऐसे ही हमारे पास होता है फीमेल पपाया. तो ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं. अब जिनमें यूनिसेक्सुअल है नेचुरली उनमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा. क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए ये हमारे पास है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और ये है हमारे पास एंथर, कहीं और से पॉलन ग्रेन ये आ रहे हैं और ये किसी और फ्लावर के यहाँ पर गिरेंगे. सो दिस इज़ कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन, राइट. अगर इसी फ्लावर के इसी ऊपर गिरते हैं तो हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, लेकिन अगर कहीं और से आ रहे हैं तो हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन. मीन ट्रांसफ़र ऑफ gametes फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर, which may be genetically different, it can be genetically same, and this is called as cross pollination. So self pollination, I think it's clear to you. Cross pollination is clear to you. अगर self pollination I mean इसी के pollen grain इसी के ऊपर गिरेंगे तो पक्का है कि seed बनेगा, and this is in the bisexual flower. But in unisexual flowers naturally एक plant के जो pollen grain है दूसरे plant के flower के ऊपर गिरेंगे तो they will lead to cross pollination. अगर फ्लावर खुलता ही नहीं है, बंद रहता है, या उसमें सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस है, आई थिंक सेल्फ पॉलिनेशन समझ आ गया आपको कि इसी के पॉलन ग्रेन इसी के ऊपर गिरेंगे, इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन. तो अगर ये लगातार ऐसे होता रहा, जैसे मान लीजिए इस साल सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, अगले साल फिर फूल बना, फिर सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, अगले साल फिर ऐसे फ्लावर बना, फिर सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, तो वही जीन्स जो है उनका रिकॉम्बिनेशन होता रहता है. और अल्टीमेटली ये जो कॉन्टीन्यूड सेल्फ ब्रीडिंग है या सेल्फ पॉलिनेशन है, उससे जीन्स का थोड़ा डिटेरियोरेशन हो जाता है, एंड दैट लीड्स टू इन ब्रीडिंग डिप्रेशन. सो वी कैन से जो बायोलॉजिकली ट्रेट्स होते हैं वो इफ़ेक्ट हो जाते हैं. सो दैट लीड टू रिड्यूस्ड बायोलॉजिकल फिटनेस, ऑर्गेनिजम्स एबिलिटी टू सर्वाइव एंड परपेचुएट इट्स जेनेटिक मटीरियल. जो जेनेटिक मटीरियल है उसका डिग्रेडेशन हो गया, उसकी एबिलिटी कम हो गई, तो वो जो सेल्फ ब्रीडिंग है वही कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन से इफ़ेक्ट आ जाता है.
तो फ्लावरिंग प्लांट्स में एक मैकेनिज्म होता है कि वो उनमें क्रॉस पॉलिनेशन होता रहे ताकि नई जीन्स के रिकॉम्बिनेशन हो, नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन हो। तो फ्लावरिंग प्लांट अपने आप को ऐसे अडेप्ट करते हैं या ऐसे वो डिवाइसेस जो है प्रोक्योर करते हैं ताकि उनमें क्रॉस पॉलिनेशन हो और वो सेल्फ पॉलिनेशन कम हो। एक है कि बर्ड है वो खुल ही नहीं रही है या फ्लावर है वो खुल ही नहीं रहा है, क्लेस्टोगेमस फ्लावर जिसको हम बोलते हैं, तो उनमें तो सेल्फ पॉलिनेशन होनी है। लेकिन अगर फ्लावर अपने आप को ऐसे कर सके कि उसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर है लेकिन उसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए, तो दैट विल लीड टू न्यू रिकॉम्बिनेशन ऑफ द जीन्स। तो फ्लावर्स अपने आप को कैसे, कुछ क्राइटेरिया हैं जिनकी हेल्प से वो अपने आप को अडेप्ट करते हैं। एक क्राइटेरिया है डाइक्लाइनी। कई बार आ जाता है कि फ्लावर कैसे परपेचुएट करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को, क्या क्राइटेरिया होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि देयर आर टू क्राइटेरिया, देयर आर मैनी क्राइटेरिया, बट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर टू क्राइटेरिया। वन इज़ डाइक्लाइनी एंड सेकंड इज़ डाइकोगैमी। अगर फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल है, जैसे अभी हमने मकई में देखा, मेज़ में देखा, या कैस्टर में देखा, या पपाया में देखा कि मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है, एक ही पौधे के ऊपर दोनों सेक्स ऑर्गन्स बॉर्न हैं, तो हम बोलते हैं मोनोशियस। अगर अलग अलग प्लांट है तो हम बोलते हैं डायोशियस। तो अगर फ्लावर्स में एक ही सेक्स है तो नेचुरली उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा। सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइक्लाइनी। सेकेंड है कि अगर मान लीजिए फ्लावर बाइसेक्सुअल है लेकिन एंथर्स एंड स्टिग्मा एक ही टाइम पे मैच्योर नहीं होते। मान लीजिए ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये फीमेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है। अभी एंथर, मान लीजिए ये स्टिग्मा मैच्योर हो गया लेकिन अभी एंथर से पॉलन ग्रेन बाहर ही नहीं आए। अगर वो बाहर ही नहीं आए तो उसके ऊपर गिरेंगे ही नहीं, ठीक है। तो उनका जो मैच्योरिटी टाइम है वो अलग है। एंथर्स एंड स्टिग्मा अलग अलग टाइम पे मैच्योर होंगे। अगर एंथर्स पहले मैच्योर हो जाते हैं देन स्टिग्मा, तो उसके लिए एक साइंटिफिक वर्ड है प्रोटेंडरी। कई बार आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ प्रोटेंडरस कंडीशन। प्रोटेंडरस भी आ सकता है और प्रोटेंडरी भी आ सकता है। मीन एंथर्स दे मैच्योर अर्लियर देन द स्टिग्मा। लेकिन अगर ओवरी पहले मैच्योर हो जाए, मीन अगर स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो जाए पॉलन ग्रेन को लेने के लिए, तो स्टिग्मास दे मैच्योर अर्लियर देन द एंथर्स, देन इट इज़ कॉल्ड एज प्रोटोगाइनी, ठीक है। तो अगर ये दोनों प्रोसेसेस हैं तब भी उनमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। या कई बार क्या होता है कि वो ऐसे पड़े हैं स्टिग्मा एंड एंथर दे आर प्लेस्ड अवे फ्रॉम ईच अदर, बड़ी दूर दूर पड़े हैं, उनमें जो पॉलन ग्रेन है वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा, तो वो भी रीज़न हो सकता है। और कई बार क्या है कि मान लीजिए ये हमारे पास, जैसे मैंने ये बनाया है यहाँ पर, ये मैंने बनाया है स्टाइल स्टिग्मा, ठीक है, और ये है एंथर जिसके पॉलन ग्रेन इसके ऊपर गिर रहे हैं। कई बार वो गिरते हैं तो वो पहचानता ही नहीं है कि ये मेरे पॉलन ग्रेन्स हैं, वो जर्मिनेशन ही नहीं करेंगे। मान लीजिए सब कुछ ठीक है, प्रोटेंडरी प्रोटोगानी नहीं है, दोनों मैच्योर हैं, पॉलन ग्रेन गिरे लेकिन उनमें जेनेटिक रिएक्शन ही नहीं होता, वो आइडेंटिफाई नहीं करते, तो ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं सेल्फ स्टेराइल प्लांट। मीन उनके पॉलन ग्रेन उनके स्टिग्मा के ऊपर नहीं जर्मिनेट करेंगे, राइट। So this is called as self sterility, or this is called as self incompatibility. So this is controlled with the help of self sterile genes, जिनको हम बोलते हैं genetic mechanism. So pollen grains of a flower do not germinate on the stigma of the same flower due to the presence of self sterile genes. So this is called as self sterility or self incompatibility, right. अब अगर पॉलन ग्रेन्स गिर गए हैं एंथर से, ठीक है, वो स्टिग्मा के ऊपर जा रहे हैं या वो एंथर से डहेस होके दूसरे प्लांट के फ्लावर के ऊपर जा रहे हैं। अब अगला जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं दैट इज़ पॉलन वायबिलिटी। पॉलन गिरने के बाद या डहेसेंस होने के बाद क्या उनमें जर्मिनेशन करने की ताकत है। अगर वो जर्मिनेट कर पाते हैं देन इट इज़ कॉल्ड एज पॉलन वायबिलिटी। मीन कितनी देर वो डहेसेंस के बाद जर्मिनेशन कर पाएंगे, दिस इज़ कॉल्ड एज पॉलन वायबिलिटी, राइट। सो ये जो पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे गिरे हैं स्टिग्मा के ऊपर, उसकी जो पॉलन वायबिलिटी है वो वेरिएबल है। अब कई बार क्या है कि पॉलन ग्रेन आए और वो इमीडिएटली जर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एबिलिटी है पॉलन ग्रेन्स की टू जर्मिनेट आफ्टर देयर रिलीज फ्रॉम डेहिस्ड एंथर, मीन एंथर्स जब टूट के लिबरेट करते हैं पॉलन ग्रेन को, हम बोलते हैं डेहिस्ड एंथर्स। सो वो पॉलन, हाँ बाकी कंडीशंस भी ज़रूरी हैं पॉलन जर्मिनेशन के लिए कि वहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसा है, नरिशमेंट फैक्टर कैसे हैं।
तो कईयों में तो यह है कि इमीडिएटली जर्मिनेट कर पाएंगे, जैसे राइस और वीट में क्या है कि पॉलन ग्रेन रिलीज़ हुई और 30 मिनट्स के अंदर अंदर वो जैसे वो स्टिग्मा के ऊपर गिरे वो जर्मिनेट कर पाएंगे, तो उनकी पॉलन वायबिलिटी होगी 30 मिनट्स। बस कुछ फैमिलीज़ है जैसे रोजेसी, लेगुमिनोसी, देन सोलानेसी, उनमें महीनों तक जो पॉलन ग्रेन है वो वायबल रहेंगे। अगर एक और तरीका है कि हम चाहते हैं कि पॉलन ग्रेन को हम मेंटेन करके रखें, कहीं पर उनकी वायबिलिटी को प्रिजर्व करके रखें, ठीक है, तो उसके लिए हम पॉलन बैंक बनाते हैं। जैसे हमने अपना पैसा जमा कराने जानते हैं बैंक में, जब हमें चाहिए होगा हम ले आएंगे, तो ऐसे पॉलन बैंक बनाए जाते हैं जहाँ पर कंडीशंस जो हैं 196 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर है ये, इसको क्रायो प्रिजर्वेशन भी बोलते हैं। सो पॉलन्स दे आर कवर्ड बाय लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्रीज टेम्परेचर, दिस इज़ कॉल्ड एज क्रायो प्रिजर्वेशन। तो उसमें हम पॉलन ग्रेन को जो थोड़ी देर भी वायबल रहते हैं उनको हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो उनके हम एक स्टोरेज कंपाउंड जो बना लेते हैं उनको हम पॉलन बैंक्स बोलते हैं। अब जब भी हमें कोई किसी प्लांट का पॉलन ग्रेन चाहिए होगा तो हम बैंक में से वो पॉलन ग्रेन लेके उसको जर्मिनेशन करके आगे हम हाइब्रिडाइजेशन या हम कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कर सकते हैं। तो उनको हम कुछ सालों तक ऐसे स्टोर करके रख सकते हैं पॉलन बैंक्स में। तो ये जो पॉलन बैंक्स है क्यों इम्पॉर्टेंट है कि मान लीजिए हम रिसर्च चल रही है अमेरिका में, इंडिया में हमने वो पॉलन बैंक में स्टोर किया हुआ है, तो वो प्लांट भी इंडिया में ही है, तो हमने वहाँ से उनको पॉलन ग्रेन सप्लाई करने हैं तो हम कर सकते हैं, या हमने वहाँ से लेके आने तो वो भी लेके आ सकते हैं। तो साइंटिस्ट डिफरेंट रीजन में इंडिया के पॉलन बैंक्स में से पॉलन लेके उसको डिफरेंट रिसर्चेस के लिए या फर्टिलाइजेशन के लिए या हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉलन बैंक्स. So in that way we can preserve the pollen grains of different plant species. So we can preserve the biodiversity. Biodiversity mean bio होता है living, diversity mean variations. तो हम जो pollen grain में के अंदर genes हैं या genetic resources हैं उनको भी preserve करके रख सकते हैं। जब चाहिए होगा पॉलन ग्रेन निकाल के हम उसको ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। सो दे आर वेरी यूजफुल फॉर प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स. Plant breeding programs, they are created for the we can say creation of new varieties for hybridization process, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम दो कंबाइन करें कैरेक्टरिस्टिक्स को, या हमें ए पौधे में ये अच्छे गुण डाल दें, तो उसके लिए प्लांट ब्रीडर्स रिसर्च करते रहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। तो वो हम पॉलन ग्रेन जो हैं जिस स्पीशीज़ के हम डालना चाहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर डस्ट कर सकते हैं, तो उससे हम हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम कर सकते हैं। सो दैट वे हम कैरेक्टरिस्टिक्स को कंबाइन कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पॉलन बैंक्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉलन बैंक्स एंड पॉलन वायबिलिटी. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शंस. तो जैसे हमने अब पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी स्टडी कर ली, हमने ये भी देख लिया कि स्टिग्मा और एंथर मैच्योर होने चाहिए जब पॉलन ग्रेन ने उनके ऊपर गिरना है। तो अगर पॉलन ग्रेन यहाँ पे गिरे आगे, ठीक है, और वो जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाए ऐसे करके, व्हाट इज़ जर्मिनेशन बेसिकली, अगर हम देखें ये है पॉलन ग्रेन, अब इसमें से ऐसे पॉलन ट्यूब निकलती है जर्मिनेशन के बाद, तो इसमें मेल गैमीट होते हैं। तो ये जो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन है इसको हम बोलते हैं पॉलन जर्मिनेशन, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ये गिरे हैं पॉलन ग्रेन और उनमें से पॉलन ट्यूब बननी स्टार्ट हो गई है यहाँ पर, ठीक है, तो हम बोलेंगे अगर बननी स्टार्ट हो गई है तो ये है हमारा पॉलन ग्रेन जिसके आसपास है एक्सिन वॉल एंड दिस इज़ द इंटाइन वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। तो इन दोनों में एक्चुअली रिएक्शन होता है, वहाँ से जर्मिनेशन होती है। तो इनको बोलते हैं सेल्फ कंपैटिबिलिटी, मीन वो अपने आप जर्मिनेट कर रहा है, ये भी जेनेटिक मैकेनिज्म है। अगर वो नहीं कर रहा, मान लीजिए ये नहीं कर रहा है, तो हम बोलेंगे सेल्फ इनकम्पैटिबल, मीन पॉलन ग्रेन्स आर नॉट कंपैटिबल। अगर वो कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, सेल्फ कंपैटिबिलिटी। नहीं कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। तो अगर हम ये देखें स्टिग्मा, यहाँ पे इसके ऊपर हम देख रहे हैं कैसे पेपिला लाइक आउटग्रोथ्स हैं। तो स्टिग्मा दो तरह के हो सकता है, ड्राई एंड वेट। अगर ड्राई है तो वो ड्राई रहेगा। अब जब भी अगर हम देखें यहाँ पर, ये है हमारे पास स्टिग्मा, ये हमारे पास है मान लीजिए पॉलन ग्रेन, ठीक है। अब पॉलन ग्रेन और इनमें दोनों में इंटरेक्शन होगी, इनके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, लिपिड्स, ये जो कवरिंग है बाहर की, ये स्टिग्मा की कवरिंग जो है बाहर की, इसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। और ये जो पॉलन ग्रेन इसके ऊपर गिर रहा है, पॉलन ग्रेन गिर रहा है,
इन दोनों में आपस में इंटरेक्शन होगी, ठीक है, और जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी तो पॉलन ट्यूब बनेगी। इनकी जो प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, उनमें इंटरेक्शंस होता है। और कई बार क्या है कि ये गीला होता है प्रोसेस, मीन ये जो पार्ट है गीला है। क्यों गीला कैसे है? यहाँ से लिक्विड एक्सुडेट होता रहता है, तो स्टिकी स्टिग्मा है या वेट स्टिग्मा है। शुगर, ऑर्गेनिक एसिड, प्रोटीन, अमीनो एसिड, लिपिड्स जहाँ पर ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं, तो यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन है इन दोनों में इंटरेक्शन होगी, तो इसको हम बोलते हैं वेट स्टिग्मा और इसको हम बोलते हैं ड्राई स्टिग्मा। अब ये जो केमिकल दोनों में एक क्या कहते हैं रिएक्शन हो रहा है या एक रिकॉग्निशन हो रहा है, जिसकी वजह से आगे वो पॉलन ट्यूब बन रही है, इसको हम बोलते हैं कीमोटैक्टिक अट्रैक्शन। मीन केमिकल की हेल्प से आपस में वो इंटरेक्ट करके वो जर्मिनेट कर रहे हैं। अब जब पॉलन ग्रेन्स एंथर से बाहर आते हैं, ठीक है, अब एंथर के अंदर, पॉलन ग्रेन के अंदर, मान लीजिए पॉलन ग्रेन के अंदर 2 न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे पॉलन ग्रेन्स आर शेड एट 2 सेल स्टेज, ठीक है। तो 60% जो एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज़ हैं उनमें पॉलन ग्रेन्स के अंदर एक वेजिटेटिव सेल होता है और एक जनरेटिव सेल होता है। ये वेजिटेटिव सेल अभी आपको नीचे डायग्राम है वहाँ दिखाती हुई, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन दे आर शेड एट 2 सेल स्टेज इन 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म, और 40% एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन दे आर शेड एट 3 सेल स्टेज। अब ये 3 सेल्ड एंड 2 सेल्ड क्या होता है नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन की ये बाहर वाली वॉल हो गई, दिस इज़ कॉल्ड एज, कलर बदल देनी चाहिए, ये है एक्साइन और ये है इंटाइन। अब इसके अंदर अगर हम देखेंगे ये वाला पार्ट जो है वेजिटेटिव न्यूक्लियस और ये है जनरेटिव न्यूक्लियस। तो जब ये 2 सेल स्टेज में जा रहा है तो हम बोलते हैं 2 सेल स्टेज। लेकिन अगर इसकी डिवीजन से 2 मेल गैमीट बन गए, ठीक है, तो एक हम कह सकते हैं कि पॉलन ग्रेन के अंदर 3 सेल है, ट्यूब न्यूक्लियस और 2 मेल गैमीट, तो हम इसको बोलेंगे 3 सेल स्टेज। ये वाली क्या है 2 सेल स्टेज, ये क्या है 3 सेल स्टेज। तो 60% में शेड हो रहे हैं एट द 2 सेल स्टेज और 40% में शेड हो रहे हैं एट द 3 सेल स्टेज। तो ये भी हमने डिस्कस किया है कि तो ये पॉलन ग्रेन में ऐसे ना पोर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं जर्म पोर्स। तो यहाँ से ये जर्मिनेट करते हैं, तो यहाँ से पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब बनाता है, तो इसको हम बोलते हैं कंपैटिबल पॉलिनेशन। तो अगर वो आगे पॉलन ट्यूब बन के अंदर नहीं जा रही है, यहाँ पे कैलोस की डेपोजिशन हो रही है, तो हम इसको बोलते हैं इनकम्पैटिबल पॉलिनेशन। तो ये वाला जो पार्ट है ब्लॉक हो जाता है कैलोस से। कैलोस बेसिकली बना होता है पॉलीमराइजेशन ऑफ बीटा 1,3 ग्लूकैन मॉलिक्यूल। ग्लूकैन मॉलिक्यूल मीन शुगर मॉलिक्यूल्स। अब पॉलन ट्यूब जो है, जो जैसे यहाँ पे पॉलन ग्रेन गिरा, ये पॉलन ट्यूब बनी। अब अगर हम देखें ये वाला जो है हमारे पास, ये स्टाइलर टिश्यू है, ठीक है। 1 मिनट आई हैव टू चेंज द कलर। ये सारा स्टाइलर टिश्यू है, ठीक है। अब इसमें ये पॉलन ग्रेन यहाँ पे गिरा, ठीक है। अब पॉलन ट्यूब बन रही है। पॉलन ट्यूब इसके अंदर जब पियर्स करेगी, अंदर की तरफ जाएगी, तो बहुत सारे वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को स्क्रीट करेगी जो इन सेल वॉल को डिज़ोल्व करता हुआ नीचे की तरफ जाएगा। इसको भी हम कीमोटैक्टिक अट्रैक्शन बोलते हैं। तो अल्टीमेटली ये पॉलन ट्यूब जो है दिस विल रीच टुवर्ड द ओव्यूल, और ये ओवरी, दिस पार्ट इज़ ओवरी, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज स्टिग्मा, जहाँ पे पॉलन ग्रेन गिर रहे हैं। तो ये पॉलन ग्रेन का यहाँ पर गिरना और इनमें इंट्रैक्शन होना, दिस इज कॉल्ड एज पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। अब ये ओवरी में क्या प्रेजेंट है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक, दिस इज एम्ब्रियो सैक। तो ये है हमारे पास एम्ब्रियो सैक जो ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हम एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये वाला पार्ट जो है दिस इज कॉल्ड एज एग सेल। यहाँ पर इसका वैक्यूल है, ये न्यूक्लियस है, और ये हैं सिनर्जिड्स जिनमें ऐसे करके है, ऐसे करके फाइब्रस स्ट्रक्चर्स है जिनको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। 1 एग 2 सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स का काम होता है असिस्ट करना, हेल्प करना, और हर एक सिनर्जिड्स में ऐसे करके धागे से हैं फाइब्रस आउटग्रोथ है जिसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस, जो पॉलन ट्यूब को ऐसे गाइड करती है टू रीच टुवर्ड द एग पार्ट। सो दिस गाइड्स द पॉलन ट्यूब, ऑल्सो एक्ट एज अ शॉक एब्सॉर्बर, और नरिशमेंट देने में भी हेल्प करता है। और सेंटर में होते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई, और यहाँ पर है 3 एंटीपोडल सेल्स। तो इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं एग अपरेटस। अब इसमें हमने देखा है कि यहाँ पर ये पॉलन ट्यूब पहुँच रही है, ठीक है। तो ये पॉलन ट्यूब यहाँ पे पहुँच रही है। पॉलन ट्यूब के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट है 2 मेल गैमीट्स,
ठीक है। और ये वाला जो पार्ट हमने बनाया है अभी, ये है एम्ब्रियो सैक, जो भी हमने दिखाया भी है कि यहाँ पर है एग सेल, ठीक है। और ये है एंटीपोडल सेल, जो अभी हमने डिस्कस किया। दीज आर 2 पोलर न्यूक्लियाई। और यहाँ पर है 2 हेल्पर सेल, जिनको हम बोलते हैं सिनर्जिड्स। तो ये पॉलन ट्यूब जो है यहाँ पर पहुँच रही है ऐसे करके। तो इसी से आगे हम देखेंगे कि 2 मेल गैमीट्स निकल रहे हैं, तो एक पहुँचेगा टुवर्ड द फीमेल गैमीट फॉर फर्टिलाइजेशन। तो दिस इज़ कॉल्ड एज पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। तो दिस इज़ एम्ब्रियो सैक, मेगा गैमीटोफाइट और फीमेल गैमीटोफाइट। तो ये जो अभी हमने डिस्कस किया कि कैसे वो पॉलन ट्यूब पहुंच रही है उसकी तरफ। और ये जो प्रेजेंट है ओव्यूल, दिस इज़ प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी। सो अल्टीमेटली मेल गैमीट रिलीज हो जाएंगे और वो फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज़ करके क्या बना देंगे। अब मान लीजिए ये फीमेल गैमीट है, ये मेल गैमीट है, दोनों में फ्यूजन हो जाएगा और दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। अब एंजियोस्पर्म में होती है डबल फर्टिलाइजेशन। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन 1 वीडियो, लिंक विल बी शेयर्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मीन एक मेल गैमीट एग के साथ फ्यूज़ हो रहा है, दूसरा वो इन पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ होएगा, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। तो वो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया हुआ है। अब नेक्स्ट, कई बार हम ट्रेट्स को कंबाइन करना चाहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मीन हम नकली जो है पॉलिनेशन करेंगे, अपने कंट्रोल में करेंगे। तो उसके लिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वन इज़ ईमैस्कुलेशन एंड सेकंड इज़ बैगिंग। ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, व्हाट इज़ ईमैस्कुलेशन, व्हाट इज़ बैगिंग। तो अगर एक फ्लावर में हमारे पास, मैं 1 मिनट आपको ये डायग्राम बना के दिखाती हूँ। मान लीजिए ये फ्लावर है, ठीक है। इसमें ये हैं इसमें एंथर्स, ठीक है। अगर हम इन एंथर्स को रिमूव करते हैं, राइट, अगर हम एंथर्स को रिमूव करते हैं, राइट, सो दिस इज़ कॉल्ड एज ईमैस्कुलेशन। मीन हमने ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर, इसको रिमूव कर दिया है, ठीक है। एंथर्स को रिमूव कर दिया है, दिस इज़ कॉल्ड एज ईमैस्कुलेशन, राइट। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने एंथर्स को रिमूव कर दिया है, ये हमने एंथर रिमूव कर दिए थे, ठीक है। इसके हम पॉलन ग्रेन निकाल लेंगे। अब इसके पॉलन ग्रेन्स को हमने किसी और स्टिग्मा के ऊपर जाके डस्ट करना है, यहाँ पे डस्ट करना है। मान लीजिए ये हमारे पास है ए प्लांट और ये है बी प्लांट, तो यहाँ पर हम इसको डस्ट कर सकते हैं, ठीक है, फीमेल प्लांट के ऊपर। अब हमने एंथर्स को तो बचा लिया, हमने एंथर्स को रिमूव कर दिया, दिस इज़ कॉल्ड एज ईमैस्कुलेशन, ठीक है। अब हमने फीमेल पार्ट को कैसे प्रोटेक्ट करना होता है, ये है फीमेल पार्ट, इसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। फीमेल पार्ट को जब हम प्रोटेक्ट करते हैं तो इसको हम एक बैग से कवर कर लेते हैं, राइट, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज बैगिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, बैगिंग। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ से एंथर्स को रिमूव किया हुआ है और ये फीमेल पार्ट को हमने एक पॉलीथीन से, जिसमें मोरियाँ होती हैं, उससे हमने कवर कर लिया हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड एज बैगिंग। क्लियर। रिमूवल ऑफ एंथर्स, इट इज़ कॉल्ड एज ईमैस्कुलेशन। और फीमेल पार्ट को कवर कर दें ताकि उसके ऊपर आके किसी प्लांट और का पॉलन ग्रेन ना गिरे, सो दिस इज़ कॉल्ड एज बैगिंग। हमने इसको भी प्रोटेक्ट कर लिया, इसको भी प्रोटेक्ट कर लिया। सो व्हाट इज़ बैगिंग। ईमैस्कुलेटेड फ्लावर्स का मतलब जिसमें से हमने एंथर्स रिमूव किए हुए हैं, दे आर कवर्ड विद अ बैग ऑफ सूटेबल साइज, मीन हमने पॉलीथीन से कवर किया हुआ है। बटर पेपर का भी बना हो सकता है ताकि स्टिग्मा के ऊपर किसी और का पॉलन ग्रेन आके ना गिरे। हम जो चाहते हैं वही हम पॉलन ग्रेन उसके ऊपर गिराएं। तो हम क्या करेंगे, इसको हम रिमूव कर देंगे और इसके ऊपर हम पॉलन ग्रेन को डस्ट कर देंगे जिसका हम चाहते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड एज डस्टिंग ऑफ द पॉलन ग्रेन। जब हम डस्टिंग कर देते हैं पॉलन ग्रेन की, हम डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वाले कर रहे हैं, तो स्टिग्मास को फिर से हम इसको फिर से एक पॉलीथीन से कवर कर लेंगे, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड एज रीबैगिंग। क्योंकि अगर हमने, मान लीजिए ये हमारे पास है स्टाइल स्टिग्मा, ओवरी स्टाइल एंड स्टिग्मा, अब इसको हमने ऐसे कवर किया हुआ है। अब ये हम कवर निकालेंगे, ठीक है जी, हमने ये कवर निकाल लिया। अब हमने इसमें पॉलन ग्रेन्स को जो भी हम चाहते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स के डस्ट कर दिया। अब क्योंकि और कोई पॉलन ग्रेन ना आ जाए, हम क्या करेंगे, फिर से इसको बैग के साथ टाई अप कर देंगे। सो दिस इज़ कॉल्ड एज रीबैगिंग। दोबारा से हमने उसको कर दिया। अब क्या होगा, ये जो पॉलन ग्रेन हैं, ये वाले जो हमने डस्ट किए थे, ये पॉलन ट्यूब बनाएंगे। अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल प्रेजेंट है।
और ये जो पॉलन ट्यूब है दिस विल कैरी द मेल गैमीट टुवर्ड द फीमेल गैमीट। अब जब उसको उधर लेके जाएगी तो अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन होगी। तो ये जो पार्ट है ओव्यूल, ये वाला जो पार्ट है ओव्यूल विल राइपन टू फॉर्म सीड, और ये ओवरी जो है दैट विल राइपन टू फॉर्म फ्रूट। तो हमारे पास फ्रूट एंड सीड विद डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये हमने सारा आर्टिफिशियली किया, हमने कंट्रोल से किया। सो ए और बी प्लांट दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने कंबाइन किया है, दोनों को हाइब्रिड हमने तैयार किया है। अब जो हमारे पास नया पौधा आएगा दैट विल कैरी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू प्लांट ए एंड बी। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। हम क्या बोलेंगे इसको? हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हमने सारा कंट्रोल करके किया है। सो इमैस्कुलेशन इज़ रिमूवल ऑफ एंथर्स, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम फीमेल फ्लावर को भी बैगिंग करते हैं। इमैस्कुलेशन अगर यूनिसेक्शुअल फ्लावर है, जैसे हमने मक्की का देखा था, मेल फ्लावर ऊपर है, फीमेल, मान लीजिए ये पौधा है, यहाँ पर है हमारे पास मेल और यहाँ पर है हमारे पास फीमेल, तो हमें यहाँ पर इमैस्कुलेशन और बैगिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फीमेल फ्लावर्स को हमेशा हम बैग करते हैं जब फ्लावर खुलने वाला होता है। जब उसके ऊपर एक बार पॉलन ग्रेन गिर गए तो हम फिर बैगिंग नहीं करेंगे। अब जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाते हैं पॉलिनेशन के लिए तो हम उसको डिज़ायर्ड पॉलन के साथ हम उसको डस्टिंग करके फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं और फ्लावर्स की हम रीबैगिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रीबैगिंग कर देते हैं। तो उससे हमें, जैसे भी हमने डिस्कस किया, तो उसके साथ हमारे पास डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वाला पॉलन ग्रेन, डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वाला ओवरी और डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वाला हमारे पास फ्रूट आ जाएगा। तो अल्टीमेटली विल गेट आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइज्ड characteristics in a certain plant, right? So this is called as artificial hybridization. So this is all about, we have discussed in detail outbreeding devices, right? 1 minute, I'll just come to that, what we have discussed. Outbreeding devices, pollen viability, pollen pistil interaction and artificial hybridization. और एक वीडियो पहले मैंने डिस्कस कर ली हुई है डबल फर्टिलाइजेशन की, उसका लिंक मैं शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.